क्वेश्चन में थोड़ा सा चमकता है, लिखते हैं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। एनीवे ब्राइटनेस बढ़ा दिए मैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो पिछले 5 साल का क्वेश्चन बैंक में सेकेंड ईयर में एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से रिलेटेड। लॉन्ग क्वेश्चन में वो रहता ही रहता है। मेरा मानना है कि अगर 3 से 4 साल या 5 से 6 साल का भी अगर क्वेश्चन देखेंगे तो 2 या 3 बार जरूर नजर आएगा। वो है तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन का नियम, तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन का नियम। क्वेश्चन तरंग सिद्धांत के आधार पर भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है, एक तरंग सिद्धांत के आधार पर और दूसरा हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर। अगर पढ़ाई आपका तरंग सिद्धांत के आधार पर हुई और परीक्षा में आ गया हाइगेंस, तो ये दूसरा क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन। ये स्मरण में रहे, याद रहे। ऐसा इसलिए कि तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला हाइगेंस ही था सबसे पहले। ठीक है, तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की जो व्याख्या है वो किसने की थी सबसे पहले? हाइगेंस ने। तो अगर तरंग सिद्धांत भी आता है या हाइगेंस भी आता है तो दोनों का आंसर सेम होगा। प्रश्न ये रहता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन on the basis of Huygens wave theory। प्रश्न यही रहेगा। इसमें आपको पहले फिगर से समझना है, लिखा हुआ तो आपके पास है ही, यहां सिर्फ समझना है, राइटिंग नहीं करना, ठीक है ना? ओके। किसके आधार पे परावर्तन के नियम की व्याख्या करना है? हाइगेंस तरंग सिद्धांत। तो देखिए, तरंग सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले तरंगाग्र को समझिए, वेव फ्रंट को समझिए। वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट एक तल है, सरफेस है, जो समान कंपन, समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं से होकर के जाता है। द सरफेस which passes through the all point which vibrate in same phase, that is called wave। और उसके आधार पे हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसके लिए हम एक सरफेस पर क्या करते हैं? that is MN। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक तल है, यूं मान लें। और इस पर कोई एक वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र इंसिडेंस हो रहा है। इस पर क्या हो रहा है? वेव फ्रंट इंसिडेंस हो रहा है। और इसको हम मान लेते हैं दैट इज P, दैट इज Q। और यहां एक पार्टिकुलर पॉइंट है, उसको क्या मान लें? R। और ये एंगल कितना बना रहा है? I। अगर आप देखें
तो सबसे पहले इस तरंगाग्र का वेव फ्रंट का P बिंदु इस सरफेस के संपर्क में आता है ना। और मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इस सरफेस तक आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, कहां तक पहुंचा, Q डैश तक। ठीक है, Q को Q डैश तक आने में लगा समय मान लेते हैं कि T है, और उतने समय में P बिंदु पर एक सेकेंडरी वेवलेट्स का निर्माण होता है, सेकेंडरी वेवलेट्स का निर्माण होता है। उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे। इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहां से P डैश। इससे होकर के टेंजेंशियल, टेंजेंट ऑन द सरफेस मेक्स अनदर वेव फ्रंट, दैट अनदर वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट को हम ऐसे दिखाते हैं, and that is R. तो that is incidence wave front, that is reflected wave front. ये आपतित तरंगाग्र है और ये परावर्तित तरंगाग्र है। आप समझ गए ना? किसी पार्टिकुलर पॉइंट R पर हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। जितने समय में Q डैश तक आने में समय लेता है, उतने ही समय में R से ये कहां तक आया, यहां तक। अब फिर किधर चला गया, इधर ऐसे आया और ऐसे गया। R से मान लिए कि T तक आया, और T से कहां तक गया, T डैश। अब यहां पर एक क्या लेंगे, अभिलंब ऐसे, ये भी I और ये R। फिगर में किसी को कोई दिक्कत? मेन फिगर ही है, और माइंड में सबसे पहले फिगर को सेट कीजिए, माइंड में मैप तैयार कीजिए। दैट इज द सरफेस ऑफ, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक तल है हमें, जिस पर कि इंसिडेंस हो रहा है PQ, दैट इज इंसिडेंस वेव फ्रंट, और दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओके, जितने समय में Q डैश तक आता है, उतने समय में P बिंदु, चूंकि वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट, वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करता है, दैट इज सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करता है। तो इस पॉइंट पर जैसे ही पड़ा तो दूसरा तरंगाग्र बनाया, तरंगिका का निर्माण किया, और उसके सरफेस से होकर जाने वाला जो वेव फ्रंट बना, उसको हमने क्या नाम रखा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, परावर्तित तरंगाग्र। एनी प्रॉब्लम? अब हम विचार करते हैं R बिंदु पर जो इंसिडेंस वेव फ्रंट है, वो R से कहां तक गया, T तक, और T से कहां गया, T डैश। ठीक है, तो लिखेंगे, माना कि Q से Q डैश तक आने में लगा समय T है। इतने समय में R बिंदु से कहां जाता है, T तक, और T से T डैश तक। उतने समय में R बिंदु से T तक आता है, और T से T डैश तक जाता है। तो बड़े आराम से हम ये चीज लिख सकते हैं, RT अब बटा में भी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये समय हुआ R से T तक जाने में लगा समय, अब प्लस T से T डैश तक जाने में लगा समय, अब बटा में भी, क्योंकि सेम मीडियम है, सेम मीडियम सेम वेलोसिटी। ओके, अब बराबर हमने क्या माना है, टाइम।
टी, यहां से यहां आया और यहां से यहां गया। ओके, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल किससे लेंगे? पी आर टी से। ठीक है, इस समीकरण को हम समीकरण फर्स्ट मान लिए, इस समीकरण को हम फर्स्ट मान लिए। अब आप देखिए, ऊपर हम मिटा सकते हैं। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल पी आर टी, पी आर टी से आर टी बराबर क्या लिखेंगे? पी टी साइन आई। यहां देखिएगा गौर से, ट्रायंगल ये वाला लिया आर टी पी से, तो आर टी बराबर पी टी साइन आई। कोई प्रॉब्लम? पी टी साइन आई, इसे हम समीकरण सेकेंड मान। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल किससे? टी टी डैश क्यू डैश। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल टी टी डैश किससे? क्यू डैश। अब क्या लिखेंगे? टी टी डैश बराबर पी क्यू डैश माइनस पी टी। साइन, साइन आई नहीं, आर। इधर नीचे मिटा देना। ओके, केवल समझना है, यहाँ लिखा हुआ तो है ये। इसे हम क्या मान लें? समीकरण नंबर थर्ड। बस देखिए, तीन ही तो स्टेप है इसमें। तरंगाग्र पर विचार की, ये आपकी तरंगाग्र है, ये परावर्तित तरंगाग्र है। 2 लाइन 4 लाइन जरूर लिखने की कोशिश कीजिए। आपकी तरंगाग्र का कोई बिंदु आर है, टी तक आता है, टी डैश तक जाता है। समय कितना लगता है? स्मॉल टी, है ना। पहला समीकरण ये हो गया। दूसरे समीकरण के लिए हम क्या लिए? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल से उससे हम आर टी का वैल्यू निकालते हैं। फिर दूसरा ट्रायंगल इससे और इससे लिए टी डैश टी और क्यू डैश से, इससे हम दूसरा समीकरण निकाल दिए, यानी टी टी डैश का मान। अब यहीं पर इसका कहानी खत्म। जब समीकरण आपके पास हो, उपलब्ध हो, खाना परोस दिया गया है, सामने रख दिया गया है, तो खाने में अब क्या है? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर भी वही होगा, समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा किससे? थर्ड से। इसमें रख देंगे हम वैल्यू आर टी पी टी साइन आई, अब बटा में भी, अब प्लस पी क्यू डैश माइनस पी टी साइन आर, अब बटा में भी, अब बराबर टी टी। पीटी यहां भी है, अब पीटी यहां कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा पीटी इंटू साइन आई माइनस डिवाइडेड बाई, अब ये हम नीचे वाला हटा देते हैं बड़े आराम से। अब प्लस पी क्यू डैश साइन आर, अब बटा में अब बराबर, यहाँ गौर से देखेंगे, पी टी साइन आई माइनस साइन आर डिवाइडेड बाई भी, अब प्लस पी क्यू डैश साइन आर, ठीक है ना। पी क्यू डैश साइन आर किसके बराबर हो जाएगा? पीपी डैश, किसके बराबर? पीपी डैश, अब बटा में भी, अब बराबर टी। पीपी डैश यानी यहां से यहां तक जाने में कितना समय लग रहा है? जितना समय क्यू को क्यू डैश तक है, जितना समय पी से पी डैश तक लगेगा उतने समय में ये क्यू से क्यू डैश, यानी ये टी और ये टी सेम हो जाएगा। ओके, ऊपर देखिए,
टी टी साइन आई माइनस साइन आर डिवाइडेड बाई वी अब प्लस टी अब बराबर टी 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 कट जाएगा, जीरो बचेगा, तब पी टी साइन आई माइनस साइन आर डिवाइडेड बाई वी अब बराबर जीरो। ओके, इधर मिटा देते हैं और साइन आई माइनस साइन आर बराबर जीरो, तो साइन आई बराबर क्या लिखेंगे, साइन आई बराबर साइन आर। तो इस तरह से ये नियम आया कि नहीं आया, परावर्तन के नियम में है कि साइन आई बराबर साइन आर। और एक चीज और देखिए, आर टी आपतित किरण परावर्तित टी टी डैश और उस पर अभिलंब एक ही तल में, तो लिख सकते हैं आर टी 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 डैश तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपका परावर्तन का नियम प्रमाणित होता है, किसके द्वारा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर।